अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। आज भी एज वी स्पीक जब ये प्रोग्राम चल रहा है तो उस वक्त भी काफ़ी गहमा गहमी का सा समा है, क्योंकि हमाद अजहर साहब काफ़ी अरसे की रूपोशी के बाद बाहर निकले और फिर ये उन्होंने कहा कि वो बाकायदा अपने चेयरमैन के अहकामात पर या बानी के अहकामात पर, खान साहब के अहकामात पर बाहर आए हैं और उनको पैगाम पहुंचाया गया है। वो यही कह रहे थे कि उनके पैगाम के ऊपर ही वो रूपोश हुए थे और अब उसी के ऊपर वो बाहर निकल आए हैं। एग्जैक्टली क्या बात की मैं आपको सुनाती भी हूँ नाजरीन, लेकिन बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ वो बल्कि उनके तमाम जो पार्टी के दीगर कारकुनान हैं वो भी वापस आएंगे। और सेकेंडली ये भी कि जो रऊफ़ हसन साहब पे सेक्रेटरी इत्तलात पे हमला हुआ है कल, यकीनन वो जानलेवा था। उसके बाद प्रेस टॉक भी की है रऊफ़ हसन साहब ने। वी विश देम वेरी गुड रिकवरी और अल्लाह उनको खैर आफियत से ठीक करे, सेहतयाब करे मुकम्मल तौर पर। बिल्कुल ये गलत नहीं है बात कि जो वो जैसे कह भी रहे थे कि शायद ये हमला जानलेवा था और इस तरह का सस्पेशन रखा जा रहा है, क्योंकि ब्लेड से जो है वो हमला किया गया था और अगर थोड़ा सा भी खुदा न खास्ता इसमें ऊपर नीचे होता तो उनकी गर्दन तक ये जो है ये वार हो सकता था, जो कि खुदा न खास्ता जानलेवा साबित हो सकता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने खैरियत रखी और इस तरह की कोई बात नहीं हुई और अल्लाह उनको मज़ीद भी सेहत दे। लेकिन नाज़रीन बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि FIR दर्ज कर ली है, लेकिन PTI कहते हैं कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इसकी भरपूर इंक्वायरी की जाए। और बड़ी बात है कि उस हमले के फौरी तौर पर अगले रोज़ ही रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए नज़र आए और बड़ी उन्होंने धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने अज़म को भी उन्होंने दोबारा दोहराया। हुकूमत की तरफ से भी अच्छी बात यह है कि कई लोग हैं जो कि बियॉन्ड पार्टी लाइंस भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं। कल हमारे प्रोग्राम में भी जो PMLN के MNA थे और जो उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं लीगल मैटर्स पर, उन्होंने भी मजम्मत की। प्रोग्राम का आगाज़ ही उन्होंने मजम्मत से किया। तो नाजरीन ये तमाम चीज़ें बियॉन्ड पार्टी लाइंस देखनी होंगी, क्योंकि अगर इस तरह की ख़तरनाक तरीन सूरत हाल से दो चार हो कोई भी इतना इम्पोर्टेंट सियासी रहनुमा, तो जाहिर है एक आम शख्स अपनी सिक्योरिटी के लिए और ख़ास तौर पे वो भी कैपिटल में और साथ साथ इतनी एक ऐसी जगह पर दिन दहाड़े जहाँ पर रश भी है और दिन की ब्रॉड लाइट भी है, तो डे लाइट भी है, तो ये तमाम चीज़ें बहुत एक तशवीश का बायस बन जाती हैं सिक्योरिटी अपैरेटस को भी लेकर। इसके ऊपर भी बात करेंगे नाजरीन इन तमाम डेवलपमेंट्स पर। और हमाद अजहर साहब जैसे ही बाहर निकले हैं, इत्तलात ये थी कि उनको अभी कुछ देर पहले अरेस्ट करने की भी कोशिश हुई है कि शायद उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि वो कई सारे मामलात में मतलूब हैं और वो रूपोश थे जिस वजह से वो अरेस्ट से बचे हुए थे। उन्होंने क्या बात की है ये भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन अभी एज वी स्पीक ये भी इत्तलात हैं कि वो वापस पेशावर चले गए हैं। तो जाहिर है फिर अगर इन दैट केस ये कि उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, लेकिन क्या वो इसी तरह से मंजर आम पर रहेंगे या नहीं, ये अब सवालिया निशान है। और नाजरीन जो एक इम्पॉर्टेंट साइफर केस की समाअत है वो अब कल तक मुलतवी तो हो गई है, लेकिन अभी तक जो इसमें रिमार्क्स हुए हैं, क्या ये एक और केस बनने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा? अगर रिलीफ मिलता है तो क्या जो एक PTI के हवाले से या बानी PTI के हवाले से तासुर है कि वो लाडले हैं और उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या इस तरह का तासुर दोबारा बहाल तो नहीं होगा? लीगैलिटीज़ पर भी बात करेंगे, इसके इम्प्रेशन और बाय एंड लार्ज जो इसके साथ होने वाली पॉलिटिक्स है उस पर भी बात होगी। लेकिन स्लाइड्स इन अहवाल से देखते चलिएगा जहां हमने जॉट डाउन की अहम नुकात। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत, इन अहवाल पे अभी तक का जो पूरा सिनेरियो है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साइफर केस की समाअत की। FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड लू के बयान की ट्रांसक्रिप्ट जमा कराने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। आप डोनाल्ड लू को पेश करना चाहते हैं, ये सवाल किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने FIA वकील से इस्तफसार किया। अमेरिका में कमेटी के सामने डोनाल्ड लू ने जो बयान दिया वो हम बतौर शहादत लाना चाहते हैं। वकील FIA के मुतफर्रिक दरख्वास्त की टाइमिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक, और इसको एक डिलेइंग टैक्टिक भी कहा गया है। सीधा साधा कहें कि इस केस को 2-3 माह आगे लेकर जाना चाहते हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह अदालत में पेश ना हुए। अदालत ने साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। रवां बरस 30 जनवरी को, ये इसका पस मंज़र है, 30 जनवरी को साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ 16 फरवरी को बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। तो नाजरीन अब बेसिकली ये जो चैलेंज की गई है सज़ा
दोनों रहनुमाओं की तरफ से, ये उसकी सुनवाई है जो कि चल रही है, वरना अदरवाइज तो इस पूरे मामले पे सज़ा हो गई है बानी पीटीआई को। ये इसका पस मंज़र भी था। अब कल क्या होने जा रहा है ये यकीनन कल का दिन ही बताएगा, लेकिन अभी तक जो रिमार्क्स हैं वो क्या बता रहे हैं और क्या इस वक्त के जो सिनेरियोज़ हैं, क्योंकि आज तो यूएन का वफ्द भी जो है वो मिलने गया है, रऊफ़ हसन साहब की खैरियत दरियाफ्त करने गया है कल के बदकिस्मत वाक़े के बाद। उसके बाद क्या चीज़ें तब्दील होने वाली हैं और किस सिमत में जाने वाली हैं, ये इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत की बात भी कितनी अश्योरिंग लगती है पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। वी आर हेयर, अभी इस सेगमेंट में हम जो बात करने जा रहे हैं एक्सक्लूसिवली साहिबजादा हामिद रज़ा खान साहब से बात करते हैं और उनसे जानते हैं डायरेक्टली कि वो कैसे इन तमाम चीज़ों को पॉलिटिकली रीड करते हैं। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, आपको बहुत खुश आमदीद हामिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, मैं आपको सुनाती हूँ पहले जो कल बहुत बदकिस्मत वाक़या हुआ और उसके ऊपर बाकायदा जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं लॉ मिनिस्टर, उन्होंने बयान भी दिया है और उन्होंने आपको ज़ाहिर कंडेम भी किया है, तसल्ली भी दिलाने की कोशिश की है कि ये मामला जो है इसमें ये परपेट्रेटर्स को हर सूरत पकड़ेंगे। तो सुनिएगा क्या कहा है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने और फिर मैं इसी से आपसे सवाल करती हूँ। रऊफ़ हसन साहब के अपने बयान के मुताबिक जो उन्होंने दिया, मनोवान FIR दर्ज कर ली गई। हसन जहांगीर साहब एक अच्छे रेपुटेशन के ऑफिसर है, SP लेवल के, उन्हें उसका इंचार्ज बनाया गया। रऊफ़ हसन साहब ने बताया है कि इन्हीं लोगों के या मिलते जुलते लोगों का उनका कोई 6 दिन पहले 7 दिन पहले भी कुछ वाक़या हुआ था, लेकिन उन्होंने उस वाक़े को मामूली समझते हुए रिपोर्ट नहीं किया। हुकूमत बिल्कुल इस वाक़े की पूरी संजीदगी के साथ तहकीक कर रही है और करेगी। हमें इस बात का दुख और अफसोस है। जी हामिद रज़ा साहब, आपने लॉ मिनिस्टर की बात सुनी, उन्होंने काफ़ी अश्योर कराने की कोशिश की है आपको। कितना अश्योरिंग है उनका ये बयान और उनकी ये अश्योरेंस आपको कि एक अच्छे SP लेवल के अफसर को लगाया गया है रऊफ़ हसन साहब के मामले पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, सबसे पहले तो उम्मीद कर सकता हूँ कि जो लॉ मिनिस्टर साहब ने बयान दिया है वो उन्होंने दिल से दिया हो और उसके ऊपर वो मिनोअन अमल कर सके, बट आई हैव माई सीरियस डाउट्स। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई इस किस्म का इंसिडेंट होता है, कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, तो उसके बाद इसी किस्म के बयानात आते हैं। देखिए, वैसे तो ये कहा जाता है कि इस्लामाबाद पुलिस पाकिस्तान की नंबर 1 पुलिस है और ब्ला 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 पता नहीं क्या क्या चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बयान की जाती हैं, लेकिन 4 लोग इतने हसास एरिया में दाखिल होते हैं, वहाँ पर आकर एक आदमी के ऊपर कातलाना हमला करते हैं। वो आदमी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन है और उसके बाद वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अभी तक इतना वक्त गुजर चुका है, उसके हवाला से कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ती। तो आई हैव माई सीरियस डाउट्स कि इसके अंदर को मकसद है इनकी नीयत सही हो या इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हो, लेकिन अल्लाह करे ऐसा हो जाए। लेकिन एक मैं समझता हूँ ये इस किस्म के जो इंसिडेंट्स हैं, ये सियासत के अंदर आप ज़ाती दुश्मनियों को या सियासत में जब रवायात को पामाल करते हैं तो उसके बाद ख़ानदानी दुश्मनियों के मामला शुरू हो जाते हैं। वहाँ तक पाकिस्तान की सियासत को नहीं पहुँचना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता 2 साल में और स्पेशली 9 मई के बाद जो कुछ हुआ और उसके अंदर फिर जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून की पंजाब की लीडरशिप ने स्पेशली अपने स्कोर्स लेवल किए PTI के लोगों के साथ लोकल सतह के ऊपर। देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नेशनल फ्रेम के ऊपर डिस्कस हो रही हैं, जो नेशनली हो रही हैं। अभी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल के ऊपर, उसके बाद सिटी या डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न के लेवल के ऊपर जो पॉलिटिकल राइवलरीज ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील हो चुकी हुई हैं, उसके असरात अभी सामने नहीं आए, क्योंकि जिस तरीके से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। मैंने तो आज से 1.5 साल पहले कहा था कि जहाँ पर हालात पहुँचाए जा रहे हैं वहाँ पर ये सियासी मुखालिफ। तो हामिद रज़ा साहब, आप इसमें फेयर एंड स्क्वायर क्या समझते हैं? सिर्फ PMLN कसूरवार है, वो सारी चीज़ें जो शॉट्स हैं वो कॉल कर रहे हैं, या आपको लगता है, क्योंकि कई लोग ये भी इंप्रेशन दे रहे हैं कि वो काफ़ी हेल्पलेस हैं, बेबस हैं, ये आप किस ओपिनियन से अग्री करते हैं इस मामले पर? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट उनकी है, हुकूमत उनकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी है।
और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती भी ही उनकी है। अगर वो इतने बेबस हैं कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के ऊपर पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल में हसास तरीन एरिया में होने वाले कातलाना हमले के मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो फिर छोड़ दें हुकूमत। सही। फिर ये जो जाली मैंडेट लेके, चोरी शुदा मैंडेट लेके फॉर्म 47 पर आकर बैठे हैं, एक आदमी को इंसाफ नहीं दे सकते, तो ये पूरी कौम को क्या इंसाफ देंगे, ये पूरी कौम को क्या रिलीफ देंगे? तो फिर तो उन्हें हुकूमत में बैठने का जवाज और इस्तेकाक ही खो बैठते हैं। अगर हम इस आर्गूमेंट के ऊपर जाएं कि वो हेल्पलेस हैं, फिर यहाँ पर क्या वो चलों की रेडी लगाने के लिए आए हुए हैं? वो यहाँ पर हुकूमत चलाने के लिए बिठाए गए हैं। लेकिन हामिद साहब, ये आप इसलिए मुमासलत है इस बात की, जबरदस्ती थोपा गया है ये इस बात की इसलिए मुमासलत है क्योंकि कहते हैं 2018 में जब इंतखाबात में और फिर अल्टीमेटली खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो आपको पता है उनके आउस्टर के बाद उन्होंने भी कई इस तरह के बयानात दिए कि मेरी जो गवर्नमेंट थी वो उस वक्त के आर्मी चीफ जो हैं वो ज़्यादातर मामलात वो देखते थे, मेरे पास उस तरह का कोई फ्री हैंड नहीं था। तो फिर तो ये आर्ग्यूमेंट वहाँ पर भी कई लोग लागू करते हैं कि आप लोग अपने लिए ये वाले प्रिंसिपल्स नहीं रखते थे, लेकिन आप अपने हरीफ के लिए रख रहे हैं। नहीं, आप सबसे पहली बात तो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा का नाम लिया था तो क्या मियां नवाज शरीफ ने, अब तो मियां साहब जनरल ज़िया को भी नहीं बख्शते, उन्होंने जनरल ज़िया नहीं बख्शा, जनरल जहांगीर करामत नहीं बख्शा, उन्होंने आसिफ नवाज जंजुआ नहीं बख्शा, उन्होंने राहील शरीफ नहीं बख्शा, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ नहीं बख्शा, उन्होंने वो कोई आर्मी चीफ ऐसा है नहीं जिसे मियाँ साहब ने बख्शा हो। तो इमरान खान ने तो जनरल बाजवा का नाम लिया था। दूसरी बात जो है, अगर वो ये आर्गूमेंट यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो उनका आर्गूमेंट बनता नहीं है। हमारी हुकूमत के दौरान किसी भी अपोजिशन पार्टी के इज्तिमात के ऊपर पाबंदी नहीं थी खान साहब की हुकूमत में। इसी फेडरल कैपिटल के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब आज़ादी मार्च लेके धरना दे के बैठे हुए थे। इसी फेडरल कैपिटल में सिंध से बिलावल भुट्टो साहब रवाना हुए एक लॉन्ग मार्च लेके, और वो यहाँ इस्लामाबाद तक पहुंचे। उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली हर जगह पर फैसिलिटेट किया गया। उन पंजाब में दाखिल होते ही वहाँ पर पंजाब की हुकूमत ने उन्हें फैसिलिटेट किया। इसी फेडरल कैपिटल के अंदर लाहौर से मरीम नवाज साहब और हमजा शहबाज साहब रवाना हुए लॉन्ग मार्च लेके, जिसमें 20-25 गाड़ियाँ थी, वो इस्लामाबाद आए, उनको फैसिलिटेट किया गया। क्या हमें तो एक जलसा, हमें तो एक इंडोर गैदरिंग करने की इजाज़त नहीं दी जा रही? अच्छा, फिर खान साहब के दौरे हुकूमत में कौन सा पॉलिटिकल कैदी जो था, जो कैंसर सर्वाइवर भी हो, वो उसको नाजायज़ केसों में 40-40, 41-41 केसों में फंसा के तो उसे 1-1 साल 2-2 साल उसकी जमानत ना लेने दी गई हो। जो केसेस थे, देखें मेरी एक बात को अंडरस्टैंड करें, जो मियां नवाज शरीफ साहब पर केसेस थे और उनकी पार्टी पर केसेस थे, ये पीपल्स पार्टी के बनाए हुए केसेस थे। जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर केसेस थे, हामिद साहब, शहबाज शरीफ साहब प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मिसाल नहीं है इस बात के। आपने कहा कि आपने तमाम तर केसेस इन दोनों ने बनाए थे एक दूसरे के खिलाफ। जो शहबाज शरीफ साहब वाला केस है, टीटी वाला केस, वो आप साबिक पीटीआई गवर्नमेंट ने बनाया था और वो भी कैंसर सर्वाइवर थे। तो वो भी यही बात करते हैं कि आप लोगों ने भी उनको नहीं बख्शा और उनकी ना बीमारी का लिहाज किया, ना उनके ऑपोजिशन लीडर होने का लिहाज किया। तो ये इसका जवाब फरमा दें और साथ ये भी बताइएगा कि बाजवा साहब के ऊपर भी खान साहब भी तो कहते थे ना कि मतलब वो जो नवाज शरीफ साहब जब गए लंदन तो उन्होंने भी तो अपनी बेबसी का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होते हुए मतलब इजहार किया था कि जी वो स्ट्रेचर पर उनको ले गए और फिर वो एकदम हशाश बशाश चलने लग गए। तो ये एक हेल्पलेसनेस का ही तो इजहार था जो वो एक बतौर प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे। तो वो नून लीग वाले लोग कहते हैं कि हम तो ज्यादा नजरियाती हुए फिर खान साहब से और पीटीआई से। अच्छा देखें, शहबाज शरीफ साहब की मासूमियत का मैं आपको बयान कर देता हूं। उनकी पार्टी ने कहा ये लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे, उनका फौरन नोटिफिकेशन हो गया। हमने उस तरीके से गंद नहीं मारा या मलगूबा नहीं क्रिएट करने की कोशिश की जो मौजूदा उनकी हुकूमत करने की कोशिश कर रही है कि हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन पे भी प्रॉब्लम। शहबाज शरीफ ने PSC का चेयरमैन बनना था, हमने पोलिटिकल नॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए उसी वक्त शहबाज शरीफ को PSC का चेयरमैन बना दिया। और उसके बाद राना तनवीर नापसंदीदा तरीन आदमी था PTI के लिए, लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब ने PSC से पीछे हुए और उन्होंने राना तनवीर का नाम दिया तो हमने राना तनवीर को भी PSC का चेयरमैन बनवा दिया। अच्छा, फिर शहबाज शरीफ साहब को ये जो मियां साहिबान को जेल मिलती है ना, एक बात अंडरस्टैंड करें, ये सिर्फ दिखाने की जेल होती है। या ये जेलों में वो हॉस्पिटल्स में रहते हैं VIP रूम्स में, या इनके लिए वहां पर पुलिस के जो गेस्ट हाउसेज हैं वो खाली कर दिए जाते हैं। मरियम साहबा कहां पर रही थी? एलीट फोर्स के रेस्ट हाउस में रही थी। मियां नवाज शरीफ कहां पर रहे थे? प्लेटलेट्स
डाउन होने से पहले वो सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर रहे थे। मियां शहबाज शरीफ साहब को जब गाड़ी से निकलते कमर का प्रॉब्लम हो जाता था, जो कि इक़्तिदार में आने के बाद ख़त्म हो चुका हुआ है उनका, और दोबारा जब आएंगे तो अच्छा टीटी का जो आपने केस बनाने की बात की, क्या वो केस गलत था? क्या वो बनाया तो आपने था ना, मैं तो इसलिए क्या वो ट्रांजैक्शंस नहीं हुई? देखिए एक अच्छा एक आउट ऑफ 100 केसेस अगर एक केस हमने बना दिया और हमारे पास वो इतना मजबूत केस था कि उस केस को इनको आके बाहर निकलना पड़ा, तो जो बाकी 99 केस पीपल्स पार्टी ने बनाए थे वो भी आप हमारे खाते डालेंगे। जो पूरी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे केसेस नून लीग ने बनाए थे वो भी आप हमारे खाते। ये जेलों में जाते हैं शहजादों की तरह, तो इनकी जेलें। मैं हामिद साहब आपसे पूछना एक्चुअली चाह रही थी पीएसी का भी मामला, क्योंकि वो भी बड़ा जरूरी है। हमने सुना है कि शायद आपके हाथ से पीएसी की चेयरमैनशिप भी जाने वाली है, इस तरह के भी खदशात या कोई ऐसी चहमगोइयां मौजूद हैं, इस पे कमेंट जरूर कीजिए। और साथ साथ ये बताएं, जेल वाला भी जो मामला है, आप कहते हैं जेल तो नाम की होती है, वो यही तनकीद जो अब आप पे कर रहे हैं कि आपके लिए भी पता नहीं मल्टीपल बैरिक्स की बुनियादों पर जेल है और बड़े लेविश किस्म के खाने हैं और एक्सरसाइज मशीन्स हैं, बहुत बहुत आपको पता है इसके ऊपर एक लंबी एक तमहीद बांधी जाती है। अच्छा मैं अब एक तो पहले आपको पीएससी का बता दूं, हमने शेख वकास साहब को नामजद कर दी है। Correct. मैंने खान साहब की कंसेंट के साथ उनकी मुशावरत के बाद हमने उनका नाम लिख के स्पीकर को दे दिया। दे ना दे उनकी मर्जी है, ये उनके सर पे है कि वो सियासी नॉर्म्स को कितना जिंदा रखते हैं। नहीं रखना चाहते, हमने किसी की तरला मेहनत नहीं करनी। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। हम अपना इखलाकी फर्ज पूरा कर चुके। दूसरा जो आप जेल की लेविश जेल की बात कर रहे हैं, जो लेविश जेल की बात कर रहे हैं, मैं अब आपको बताता हूँ। सरफराज चीमा 6x6 के सेल में है, दोनों बाजुओं से पैरालाइज हो गया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन 2 माह से ड्यू है। किस मुस्लिम लीग नून के लीडर के साथ ऐसा हुआ? डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर है। आज इस वक्त जब मैं आपका प्रोग्राम कर रहा हूं उनकी तबीयत खराब है और उन्हें शायद हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। किस पीएमएलएन की खातून के साथ ऐसा हुआ इस कैफियत के अंदर? अच्छा, जेल मैनुअल के अंदर यह बात शामिल है कि अगर कोई आम कैदी भी है तो वो अपने पैसे दे के खाना मंगवा के खा सकता है। खान साहब का खाना अगर उनके घर से आता है तो वो पैसे दे के मंगवाते हैं, इसके ऊपर किसी को क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, एक्सरसाइज मशीन का मेरे से सुन लें। अगर मियाँ साहिबान को इनका दूर दूर तक गेम से ताल्लुक ना रहा हो, इन्होंने एक्सरसाइज ना करने हो, इनकी तवज्जो सिर्फ फज्जे के पाए खाने पर या खद खाने के ऊपर या नान के साथ शोरबा और वो इन चीज़ों के ऊपर मरगूब और इनके नाश्ते हेलीकॉप्टरों में जाते हो, तो वो तो प्रायोरिटाइज बंदा इंसान अपने मुताबिक चीज़ें करता है ना। अगर इमरान खान की प्रायोरिटी में उसने एक्सेस शामिल रखा हुआ है और जेल मैनुअल के अंदर उस चीज़ की इजाज़त, क्या जेल में बंद कैदियों को डेली वहाँ पर वॉक का टाइम नहीं मिलता? सबको मिलता है। वो वॉक करने की बजाय एक्सरसाइज कर लेता है, अपने पैसों से उसने मशीन मंगवाई है। अब अगर वो एक्सरसाइज कर लेता है, जो कि हर कैदी का हक है, हर कैदी का, मार्क माय वर्ड्स, डेली शाम को जेल मैनुअल के मुताबिक कैदियों को बाहर वॉक करने का, गेम करने का, वहां पर गेम्स लाओ, वहां पर आप रनिंग कर सकते हैं, बास्केटबॉल। लेकिन हामिद साहब कहते हैं मुलाकातें तो अलाउड नहीं होती, पता नहीं हफ्ते में एक मुलाकात वो भी रिश्तेदारों से, जबकि खान साहब तो वहां पर कहते हैं रोज की बुनियादों पे सियासी मीटिंग्स करते हैं और अनप्रेसिडेंटेड है जितनी उनको मुलाकातें अलाउ की गई हैं। बल्कि मैं नहीं, ये गलत बात है। This is again a lie. This is again a lie. सिर्फ जुम्मे रात वाले दिन खान साहब से 5 लोग मुलाकात करते हैं। ओनली थर्सडे का, कल जुम्मे रात है, कल हमारे सिर्फ 5 लोग मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। ओनली थर्सडे। बाकी दिनों में अब आज जिन लोगों की मुलाकात हुई वो कैसे मुलाकात हुई? खान साहब का एक केस है, वो केस के अंदर अदालत के अंदर मौजूद हैं, अदालत के अंदर उनके वकील भी जाते हैं, अदालत के अंदर उनकी फैमिली के लोग भी जाते हैं, वो वहां पर मिल लेते हैं। जो उनसे प्रॉपर एक कैदी के तौर पे मुलाकात का इख्तियार है, वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन, और 1 दिन भी सिर्फ 25 मिनट, ओनली 25 मिनट्स। वो 5 लोग सिर्फ 25 मिनट के लिए मिलते हैं खान साहब को हफ्ते में। ये तो आपने बड़ी अहम एक कोई बात हमें बताइए और एक हमारे नाजरीन के लिए भी बड़ी ये बात सुनने में एक क्लैरिटी होगी, क्योंकि यही बात अक्सर की जाती है कि नहीं इस तरह से नहीं है, उनको तो अनलिमिटेड मुलाकातों की इजाजत है। नहीं, इट्स अ लाई। मैं बिल्कुल आपको क्लियर करके बता रहा हूं, आप बड़ा कैटेगोरिकली इसको डिनाई कर रहे हैं। 95% पार्लियामेंटेरियन अभी तक खान साहब से नहीं मिल सके। हामिद साहब, आप पीएसी की चेयरमैनशिप पे आपने ये क्यों कहा कि आप किसी के तरले मिन्नतें नहीं करेंगे? आपने नामजद जिसको किया है आपने नाम दे दिया है, क्या रीजन है? आप लोग फाइट क्यों नहीं कर रहे इसके लिए, या आपके लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है?
नहीं, देखे मैं आपको एक बात बताऊं, एक को जानबूझ के स्कैंडलाइज पहले करने की कोशिश की गई, शेर अफजल भाई का नाम, फिर मेरा नाम, मैंने तो स्ट्रेट अवे डिनाई कर दिया था कि मुझे तो कमेटी चाहिए कोई नहीं ना, मैं उस पीएससी का उम्मीदवार ही नहीं था, मुझे कुछ और चीजें हैं वो मैं वक्त आने पे खोलूंगा। हमने शेख वकास साहब का नाम दे दिया। नहीं तो शेर अफजल साहब तो सर, बेग योर पार्डन, मैं आपको जब आप बात मैं आपसे कर रही हूँ, सिर्फ मैं इतना करना चाह रही थी इंटरजेक्शन के शेर अफजल साहब तो खुद कहते थे ना, मरवत साहब तो खुद कहते थे कि मैं चेयरमैन पीएससी का मैं उम्मीदवार हूँ, खान साहब ने मेरा नाम दिया है, उन्होंने खासी फाइट की है विद इन द पार्टी। मरवत साहब ने, अच्छा अब मैं अब आपको एक बात बता देता हूँ, आपने जिस टाइम पे खान साहब से बहुत अर्ली बात कर ली थी इलेक्शंस के बाद, उस वक्त खान साहब ने उन्हें कहा था। उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई वो ये हुई कि पीटीआई का चेयरमैन केपीके से आ गए, सेक्रेटरी जनरल केपीके से आ गए, लीडर ऑफ द अपोजिशन केपीके से आ गए, गवर्नमेंट केपीके के अंदर आ गई। केपीके से हमारे हैं टोटल 33 एमएनएस जिन्होंने एसआईसी को ज्वाइन किया है। पंजाब से हैं हमारे 55 एमएनएस। पंजाब को कोई चीज नहीं मिल रही थी, तो ये जब मरवत साहब ने खान साहब से बात की तो ये उस टाइम की बात थी जब ये तमाम ओहदे केपीके के पास नहीं गए थे। फिर डिसाइड ये हुआ कि पंजाब के पास आएगी। खान साहब ने मेरा कहा, मैंने रिफ्यूज कर दिया कि जी मैं पीएससी नहीं लेना चाहता क्योंकि वहां पर इश्यूज कुछ और हैं, मैं अगर बन भी गया तो मुझे ये 2 माह से ज्यादा नहीं चलने देंगे, इसलिए मैंने खुद ही स्टेप बैक किया। पंजाब से दूसरा नाम हमने दिया, कंसेंसस के साथ दिया, शेख वकास अकरम साहब का, खान साहब की अप्रूवल के साथ। अच्छा, पॉलिटिकल नॉर्म्स ये हैं, हमारी गवर्नमेंट के अंदर हम नहीं चाहते थे कि शहबाज शरीफ साहब पीएससी के चेयरमैन बने या राना तनवीर साहब बने, लेकिन अपोजिशन ने इंसिस्ट किया कि जी हम यही नाम दे रहे हैं शहबाज साहब का। हमने कहा ओके, एक हुकूमत और अपोजिशन में एक हमआहंगी हो गई हुई है कि पीएससी हमेशा अपोजिशन को दी जाएगी, तो खान साहब की गवर्नमेंट ने कड़वा गोंद पीते हुए शहबाज शरीफ साहब को पीएससी का चेयरमैन बना दिया। पीएससी की फॉर्मेशन ऐसे होती है कि हुकूमती मेंबरान की तादाद 16 या 17 होती है और अपोजिशन के इस वक्त मेंबरान की तादाद 7 है, जिसमें से एक मेंबर JUIF का है, 6 मेंबर हमारे SIC के हैं। अब उसमें यह है कि जब कमेटियां तकसीम होती हैं, हमें जो 10 कमेटियां मिल रही हैं और हुकूमत के पास जो 20+ कमेटीज जा रही हैं, उसमें हमेशा ये होता है कि वहां पर इलेक्शन नहीं होता और इत्तेफाक राय के साथ चेयरमैनशिप डिसाइड कर ली जाती है मेंबर्स बनाने के बाद। लेकिन अगर हुकूमत अब ये करने पे आ गई है कि अब वो हमें PIC भी नहीं देना चाहती, तो कैसे देखे 16 मेंबर्स हैं हुकूमत के वहां पर, 6 मेंबर्स हैं हमारे वहां पर, हम कैसे वहां पर उनको क्या कंपीट करें? ठीक है, ये तो इखलाकी तौर पे हुकूमत पर एक बाइंडिंग पॉलिटिक्स, एक बाइंडिंग मॉरल कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। ये एक बाइंडिंग मॉरल, ये उनके ऊपर ऑब्लिगेशन थी कि वो हमारे अपॉइंटी को नामजद करें और उसका नोटिफिकेशन करें पीएससी के चेयरमैन के लिए। सही, वेरी फेयर, आपने बड़ा इलैबोरेट किया है, बहुत तफसील के साथ बताया है कि क्या मरवत साहब का भी नाम कब सरफेस हुआ था और फिर वो क्यों पीछे गया। ये बताइएगा, ये हमाद अजहर साहब जो आज अचानक नमूदार हुए हैं और वो कहते हैं वो रूपोश भी खान साहब की मर्जी से थे, वो वापस भी उनकी मर्जी से आए और उन्होंने कहा है दीगर कारकुरान भी निकलेंगे, क्या इसको कोई एक फ्लेक्सिबिलिटी समझा जाए? क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट मुसलसल ये तासुर देती हुई नजर आ रही है कि आप लोगों पर फिर दोबारा एक आशीर्वाद आ रहा है और आपकी तरफ जो जजेस का झुकाव है और अदलिया का झुकाव है वो भी हुकूमत तासुर देती हुई नजर आ रही है कि वो भी लौट कर आ रहा है। तो ये इसी की कड़ी तो नहीं है कि हमाद अजहर साहब निकले हैं इतने टाइम बाद? नहीं, इसकी कड़ी नहीं है। हमारा तो जो अपॉइंटेड लीडर ऑफ द अपोजिशन है मियां असलम इकबाल, उसे ओथ नहीं लिया जा रहा पंजाब असेंबली में, ओथ के लिए नहीं आने दिया जा रहा। एक्चुअली हम लोग सिर्फ एक मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे थे। देखें, कुछ लोग थे, को 15 से 20 लोग थे जिनको खान साहब ने खुद डायरेक्ट डायरेक्शंस दी हुई थी इलेक्शन से पहले कि आप लोगों ने किसी सूरत में पकड़े नहीं जाना। उसके अंदर मेरा अपना जाती नाम शामिल था। मैं इलेक्शन में भी नहीं आया, आखिरी एक 4-5 दिन मैं कैंपेन में गया वहां पे, और जब हम बाहर आए तो विद अप्रूवल ऑफ खान साहब आए। कुछ लोग थे जिनको खान साहब ने फिर भी रोक दिया कि आप अभी भी नहीं आएंगे। अब खान साहब ने सबको कहा है कि आप लोग बाहर आ जाएं, तो वो फर्दन तमाम लीडरशिप जो बाहर आ जाएगी। हमाद अजहर साहब बाहर आ गए, इसके अंदर हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर पकड़े जाएंगे तो फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर आपके बाहर आने का क्या फायदा हुआ हामिद साहब? मेरा ख्याल है कि हमाद अजहर साहब तमाम केसेस में अपनी प्री अरेस्ट बेल करवा चुके हैं। उससे पहले ओमनी बेल मियां असलम इकबाल साहब ने भी करवाई थी, बाकी जितने हमारे लोग रोपोश हैं उन्होंने भी करवाई थी। देखिए, आजम सवाती साहब ने करवाई थी। आजम सवाती साहब हमने लेकिन सुना है अभी कि कुछ देर पहले शायद हमाद अजहर साहब को पकड़ने के लिए पुलिस की नफरी, ऐसा है कुछ PTI के ही लोग हमें इंप्रेशन देते हुए नजर आए हैं।
फिर वो शायद चले गए हमाद साहब वापस बहुत मैसिव नफरी पहुंची है उन पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट में, लेकिन वो उन पुलिस की नफरी आने से पहले हमाद साहब निकल गए थे। तो ये उस नैरेटिव को जो हुकूमत डेवलप करने की कोशिश कर रही है कि हमारी को डील है, उसको खुद ये चीज निगेट कर देती है ना कि अगर हम हुकूमत की तरफ से किसी नरमी की वजह से आ रहे हैं या किसी आशीर्वाद से आ रहे हैं तो फिर वो हमारा बंदा दोबारा 2 घंटे के बाद वहां से निकलने पे क्यों मजबूर हुआ? सही, वेरी करेक्ट। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये हामिद साहब, पीपल्स पार्टी के साथ कितनी आपकी कोई बातचीत चल रही है या कुछ हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जो रिजर्व सीट्स वाला मामला था उसमें आपके हक में बहुत बड़ा फैसला आ गया है, क्या कुछ नंबर गेम में कुछ आगे पीछे मामला हो सकता है? PMLN के नंबर्स अगर कम हो जाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं वो तो आपको पहले दिन से रोजे अव्वल से ऑफर कर रहे थे कि आप उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं तो बनाएं, आप लोग आगे से इनकारी थे, तो अब क्या मामला आते हैं पीपल्स पार्टी के साथ, या कितनी प्रोबेबिलिटी है आपके नेक्सस की? देखिए, ये डिपेंड करता है कि पीपल्स पार्टी का कंडक्ट कैसा है। अभी तक तो पीपल्स पार्टी ने जो बिहेव किया है वो जिन ग्राउंड्स के ऊपर हमेशा पीपल्स पार्टी क्लेमेंट रही कि हम सबसे बड़े डेमोक्रेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और हमने कभी एहतजाज पर पाबंदी के हवाले से, पॉलिटिकल गिरफ्तारियों के हवाला से, आर्मी अदालतों में ट्रायल के हवाला से पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ क्लियर भी रहा है हमेशा, लेकिन इस मरतबा पीपल्स पार्टी भी उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर गई। बाकी जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि पीपल्स पार्टी का नंबर गेम तो फ़र्क आएगा। देखिए, मेरा ख्याल है 22 या 23 सीटें हैं रिजर्व्स की नेशनल असेंबली के अंदर जो हमारी वापस आएंगी। हमारी तादाद जो है वो अराउंड 120 के करीब हम लोग चले जाएंगे अक़लियती नशीस्तों को मिला के नेशनल असेंबली के अंदर, और PMLN बहुत पीछे चली जाएगी ज़ाहिर है। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ मिलके हुकूमत बनाने के हवाले से मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना ही हमारी को अभी तक नेगोशिएशन चल रही है किसी भी लेवल के ऊपर। अगर कभी कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप हुई भी तो इमरान खान विल बी द वन एंड ओनली पर्सन हु विल डिसाइड अबाउट इट, एज सिंपल एज दैट, ब्लैक एंड वाइट, क्लियर। अभी तक आपकी कोई बात नहीं चल रही है, लेकिन आप ये बात खैर कह रहे हैं कि नंबर गेम के हवाले से एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में नून लीग आ जाएगी और उनके ज़ाहिर वज़ीर आज़म भी आ जाएंगे। इन दैट केस आपकी मैन्यूवरिंग क्या होगी, क्या नहीं होगी, अभी आप पीपल्स पार्टी के को लेकर आपको कोई इतनी क्लैरिटी नहीं है, राइट? यस, ऑब्वियसली। और खाली पीपल्स पार्टी नहीं है, और भी बड़ी सारी पार्टी हैं जिनके पास पार्लियामेंट के अंदर सीटें हैं, हम उस नंबर में अक्सरियत पे जा सकते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ा क्लेम किया है, विदाउट पीपल्स पार्टी आप जा सकते हैं, आप नंबर पूरे कर सकते हैं अपने। अभी देखिए 120, अगर 120 पे हम इस वक्त आ जाते हैं तो हमें तो मैजिक फिगर 169 का है, ऑलराइट, ठीक है। तो अच्छा, उसमें भी मैजिक नंबर है फर्स्ट काउंटिंग में 169 का, सेकंड काउंटिंग के अंदर अक्सरियत का है। तो अभी MQM है, बहुत सारी दीगर पार्टीज हैं वो इंडिपेंडेंट बैठी हैं, बट अगेन MQM तो इंडिपेंडेंट नहीं बैठी है ना, वो तो गवर्नमेंट के साथ है, काबीना में भी है। इट्स प्रीमैच्योर, हाँ, इट इज, बट इट कैन चेंज। टेबल्स कैन टर्न वाली गवर्नमेंट के साथ होती है वो, माशाअल्लाह, वो हर आने वाली गवर्नमेंट के साथ होती है, बट अगेन दैट डिपेंड्स कि व्हाट खान साहब विल डिसाइड। दिस इज द डिसीजन ओनली वन पर्सन विल डू, एंड दैट इज इमरान खान साहब जी। राइट, नाजरीन, थैंक यू टू साहिबजादा हामिद रजा जिन्होंने हमें काफ़ी बातें बहुत एलैबोरेट करके और बिनली बताई हैं, और नंबर गेम के हवाले से भी वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं। क्या ये ऑप्टिमिज्म काम आएगा या नहीं आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अगले सेगमेंट के साथ हाजिर होते हैं, दो बड़े लर्नड वकला और सीनियर सियासी रहनुमा हमारे साथ होंगे कुछ साइफर केस के अहवाल पर, और ये जो कंटेम्प्ट के मामलात आज सेनेट में भी बड़ी गूंज रही है इन मामलात की, उनके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ लीगल मामलात का, अदालती मामलात का रुख कर लेते हैं, सियासी उस पर जो नैरेटिव है वो भी जानते हैं। और PTI की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जी ये जो केसेस में हमारे हक में आपको एक वेव सी चलती नज़र आ रही है, वो इस वजह से है कि किसी न किसी ने तो खड़ा होना था ना सच के साथ और हक के साथ, इसलिए। दूसरी तरफ PMLN कहते हैं कि ये तो शुरू के लाडले थे, आज भी लाडले हैं और इसमें कोई तब्दीली नहीं है। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए मुझे दो बड़े लर्नड लॉयर्स और बहुत सियासी कद काट के रहनुमा भी ज्वाइन करते हैं। शौकत बसरा साहब यहाँ स्टूडियो से हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वेरी वार्म वेलकम आपको
शौकत साहब और निहाल हाशमी साहब नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हमें ज्वाइन करते हैं इस तमाम तर बहस में। दोनों माशाल्लाह बड़े कदावर और लर्नड वकला हैं, अपने लीगल आर्ग्यूमेंट्स भी रखेंगे आगे और ज़ाहिर सियासी भी। लेकिन निहाल साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहती हूँ क्योंकि ये क्या हो रहा है आपके व्यू में, ये तमाम तर केसेस जिनके ऊपर आप सब ने बयानिया बनाया, नून लीग ने इतना कड़ा बयानिया बनाया कि ये देखें ये तो साइफर और ये गद्दार थे और इन्होंने ये सब किया, अब वो लगता है अदालतें बिल्कुल शायद उनकी तरफ अगर एक दिखा रही हैं एक अपना रुझान, और प्रोसिक्यूटर्स भी काफ़ी बेबस नज़र आ रहे हैं गवर्नमेंट के अपना पॉइंट प्रूव करने में, जितनी भी अपीलें की हुई हैं पीटीआई ने। ये हो क्या रहा है? आपको लगता है अदलिया खड़ी हो गई है और वो हक के साथ आ गए हैं जैसे कि पीटीआई क्लेम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुना, मुझे याद है मैं भी अदलिया में गया, मैंने किसी अदालत को किसी जज का नाम नहीं लिया था, मगर मुझे देखते ही उस वक्त साबिक जज थे अजमत अली शेख साहब, उन्होंने कहा मेंबर ऑफ सिसिलियन माफिया, मुझे कहा था। अरे और बाद में ये हुआ कि उसी जगह पे जब खान साहब गए तो आजकल भी वही हो रहा है, गुड टू सी यू। और जब नवाज शरीफ साहब की जजमेंट लिखी गई तो उन्होंने लिखा गॉडफादर। तो अब ना हम दिलों का हाल जानते हैं। असल में बात यह है कि हम सबको अपने अल्लाह को जवाब देना है और उसके बाद पाकिस्तान के आइन का एहतराम करना है और पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम का, और उस जमहूरी निज़ाम में जितने इदारे हैं, हर इदारे जिसको आइन ने बनाया है उनका एहतराम करना हम पे फर्ज बनता है। तो मैं ये समझता हूँ अगर अदालतें किसी को समझती हैं बेकसूर है, छोड़ दें, मगर अगर कोई गुनाहगार है उसको मत छोड़े प्लीज। गुनाहगार और बेकसूर में, बेगुनाह में एक लकीर बारीक सी होती है, और ये ना हो कि किसी को आप देख के गुड टू सी यू कहे और किसी को देख के कहे सिसिलियन माफिया। तो ये सिर्फ अदालतों की तो बेतौकीरी नहीं होती, हमारे मुल्क की, हम इसी से रोजाना सुबह से जाके हम यही पेशे में खड़े होते हैं। हमारे ये बहुत अच्छे अच्छे जुरिस्ट भी हैं। देखिए, जज के फैसले नजर आने चाहिए, रिमार्क्स नजर नहीं आनी चाहिए। अल्लाह के बाद अगर जमीन पे कोई है आम आदमी की रिलीफ के लिए वो जजेस हैं। डिवाइन पावर अल्लाह ताला ने जजेस को डिवाइन पावर दिया है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हिज़्बुल्लाह व नेमुल वकील व नेमुल मौला व नेमुल नसीर, बहुत इज्जत दी है। तो मैं ये समझता हूँ अगर विद इन द फ्रेमवर्क किसी को कोई रिलीफ मिल रहा है हमें कोई एतराज नहीं है। बल्कि अभी तो गुड टू सी यू कोई होगा कहने वाला निहाल साहब, 30 मई को दोबारा पेशी है खान साहब की, वो वीडियो लिंक से जिसे कहते हैं जलवागर होंगे सुप्रीम कोर्ट में। और पिछली मरतबा भी जो वो आए थे, मैं बसरा साहब से पूछूंगी कोई शरारत तो नहीं की थी इन्होंने, कई दफा इनका नाम आ रहा है, तो आप क्या कहते हैं कोई गुड टू सी यू होगा 30 मई को कहने वाला? सिसिलियन माफिया कहा जाए, ना किसी को सिसिलियन माफिया कहें और ना किसी को गुड टू सी यू कहें। आप पाकिस्तान के लोगों के साथ इंसाफ करें, आइन और कानून के मुताबिक करें। और मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान का सबसे जो मजबूत इज्जतदार इदारा है वो पार्लियामेंट है। मुख्तलिफ इदारे जो हैं पाकिस्तान के पार्लियामेंट के जो पावर हैं उसको ग्रैब करना चाहते हैं। आइन और कानून और पार्लियामेंट अगर ये ठीक तौर पे चलती रहे तो पाकिस्तान टेक ऑफ कर लेगा, हमारे छोटे छोटे मसाइल हल हो सकते हैं। हम अपनी जाती अना को और अपनी जाती इश्यूज को पाकिस्तान का इशू बना देते हैं। खुदारा देखिए, इमरान खान के दोस्त साथी बैठे हुए हैं। इमरान खान पाकिस्तान का, पाकिस्तान अलग चीज है, इमरान खान अलग चीज है। पाकिस्तान के लोग, नौजवानों को रोजगार चाहिए, इकोनॉमी को बूस्ट चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करना है। इमरान खान का मसला है अदालत जाने, उनके वकला जाने, आइन जाने, कानून जाने, उसको गुड मट ना किया करें। हम भी 2 साल मियां नवाज शरीफ जेल में रहे, 2 साल वजीर आजम शहबाज शरीफ जेल में रहे, मरियम खवातीन होते हुए 2 साल के लगभग जेल में रही, तो हमें जेल मालूम है। मगर उसको आप जेल काटे ना, अगर आप सियासत में आए हैं, अगर आपने इख्तियार और अपना एतबार करना है लोगों में, ठीक हो गया, तो आप जाएं, अदालतों पे भरोसा करें, शौकत बसरा से बात करें, वकीलों को लिफ्ट मारा करें, देखें कहाँ कोई कमी बेशी हो गया। मुल्जिम और मुजरिम को एक साथ ना मिलाया करें, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को चलने दें, इदारों को चलने दें, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। बहुत सही बात है बसरा साहब, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, गुड टू सी यू भी कहना गलत है। अदालत अपने फैसलों से बात करें, जज हजरात भी, और सिसिलियन माफिया और ये वाली चीजें, किसी के ऊपर गलत रिमार्क है कहना, और तस्वीरें भी लीक हो जाती हैं खान साहब की, तो आपका नाम आया था। वो कहते हैं ना साला एक मच्छर, वो आपने सुना होगा ना। हाँ। एक तस्वीर ने पूरी जो हुकूमत है, सो कॉल्ड
ज़ाहिर है फॉर्म 47 की पैदावार हैं, अवाम के रिजेक्टेड हैं, इनको तो मुसल्लत किया गया है, इन बेचारों की टांगें कांप रही हैं अभी, इसलिए वो काले कवानीन भी बना रहे हैं। एक फ़ोटो लीक ने, अंदाज़ा ये करें, वो दुबई लीक्स अरबों रुपये डॉलर का घपला हुआ, वहाँ पर 85 अरब की गंदम आपके पाकिस्तान में डाका डाला गया, 48 अरब का कोयले का एक चल रहा था, उसकी किसने बात नहीं की? खान साहब की तस्वीर, खान साहब की तस्वीर। इसी तरह आज थोड़ी देर पहले रऊफ हसन साहब पे कल हमला हुआ। हाँ। मैं हम समझते हैं कि ये एक जो माफिया है, जो माफिया है वो ऑपरेट कर रहा है, और वो तहरीक इंसाफ पे हमला नहीं है, वो पूरी इस वक्त तमाम वो लोग जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बोलेंगे, खा वो जजेस हैं, खा वो सहाफ़ी हैं, खा वो सियासी कारकुन हैं, उनको चुप करवाने के लिए ये कत्ल भी करेंगे, ये उनको अगवा भी करेंगे, और उसके बाद फिर करेंगे क्या? अभी बात कर रहे थे ना अदलिया की, इनको तो अदलिया चाहिए मलिक क़य्यूम वाली, जस्टिस मलिक क़य्यूम वाली, वो आपने वो टेप सुनी होगी। अच्छा, अब ये जजेस की बात कर रहे हैं, निहाल भाई तो माशाल्लाह वैसे बड़े निहाल रहते हैं, मेरे भाई हैं और लान होएंगे हैं। पाकिस्तान में अगर इदारों पे किसी ने प्रैक्टिकली हमला किया है, जजेस की खरीदो फरोख्त की है, उनको धमकियां दी हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली पार्टी है जिसके जनाब तर्जमान निहाल साहब हैं। मैं माजी को भी छोड़ देता हूँ, आज से जजेस ने क्या कहा है, आपने कहा ना रिलीफ मिल रहा है हमें, आप देखें ना, तंग आमद बजंग आमद। अगर जजेस गैर महफूज हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे घरों के अंदर कैमरे लगाए जा रहे हैं, हमें अगवा किया जा रहा है, हमारे प्रेशराइज्ड किया जा रहा है, इंटरफेयर किया जा रहा है, और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से बाई हुक और बाई कोर्ट फैसले लिए जा रहे हैं, ये 6 जजेस सिर्फ इस्लामाबाद के नहीं हैं, 34 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट। पंजाबी कहते हैं अत खुदा दा वैर हुंदा है। खान साहब चूंकि एक हक और सच के साथ खड़े थे, अब लोगों ने उठना शुरू कर दिया। उसके बाद हुआ क्या? ये कहते हैं ना हमले नहीं करते, सुने, उन्होंने कहा आपकी पगड़ियों का हम फुटबॉल बना देंगे। अच्छा, ये वाडा साहब का बयान, वाडा साहब आजम नीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, तलाल की निकाल लें, दानियाल की निकाल लें, और कल इरफान सिद्दीकी, जो कुछ इन लोगों ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जजेस को थ्रेट किया, चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं ये एक माफिया है, ये समझते हैं कि पाकिस्तान में, यही तो पाकिस्तान में मसला है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो एक आपसे अर्ज ये है कि अब वो कहते हैं कि आप लोगों ने भी बहुत सारी कंटेम्पचुअस बातें की हैं, आप पे तो कोई कंटेम्प्ट ही नहीं लगती। मैं एक बात करता हूँ, देखिए रऊफ हसन साहब और आई थिंक शुएब शाहीन, इन दो के ऊपर गुजारिश सुन लें जी। अभी नोटिस दिया ना इनको, उसके बाद इनका क्या बिहेवियर है, बात को समझे मेरी। आज इनकी हुकूमत है, बेशक फॉर्म 47 की है, जाली है, ये बेचारे खुद वॉशरूम में भी नहीं जा सकते, इनको मुसल्लत किया गया है, ये वो डिग्गी वाली सरकार है। हाँ, मैं चैलेंज से कहता हूँ, इन्हें कहें, ये कहते हैं जनरल फैज को, बाजवा को बुलाएं, उनको बुलाएं, हमारे खिलाफ जो जो एलिगेशन है बुलाएं उनको। ये नहीं करेंगे, ये सिर्फ चूंकि अगर इनको पता है कि हम लोग हारे हुए हैं भाई 17 सीटों के साथ, अगर मियां नवाज शरीफ, मोना आलम हार गया है, अगर मरियम बीबी हार गई है, तो मुझे बताइए कौन है? तो वैसे कहा है, मजम्मत भी की है, और आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं उन्होंने FIR भी दर्ज की है, सबसे काबिल अपने अफसर को लगाया है। नहीं मोना आलम, ये साउथ पंजाब का मेरा गांव नहीं है, ये हम कैपिटल में बैठे हैं, कभी इसको उठा लिया जाता है, ये बहुत बोलता है, इसको उठा लो, ये बहुत सोचता है, इसको उठा लो। आप बताए ना, रऊफ हसन साहब पे हमला हुआ, आज 24 घंटे गुजर गए हैं, क्या पुलिस मौके पे गई? अभी हमाद अजहर वहां पर आए, यूएनओ का वहां पे बैठा हुआ वफद बैठा हुआ, पूरे सेक्रेटरीट को घेर लिया है। यानी कि इतना खौफ, इतना डर, इतनी घबराहट, वजह पल्ले कुछ नहीं है। निहाल साहब, क्या वजह है? वो कह रहे हैं इतनी आप लोग जजेस को धमकियां लगा रहे हैं, सिटिंग मिनिस्टर्स, लॉ मिनिस्टर का भी उन्होंने नाम लिया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का भी नाम लिया, हर कोई प्रेस टॉक में वो पगड़ियां उछालने वाली और पगड़ियों का फुटबॉल बनाने वाली बात सिर्फ वाडा साहब नहीं, आपके लोग भी कर रहे हैं। तो कहते हैं इसी वजह से आपको पता है कि अब अदलिया जो है अपने पाँव पे वो खड़े हो गए हैं और वो हक सच के साथ हैं। आपने पूरी गुफ्तगू सुनी है। और ये रऊफ हसन साहब पे जो हमला हुआ है, वो कहते हैं कि अभी सही बात है, हमाद अजहर साहब वहाँ सेक्रेटेरिएट में हैं, तो वहाँ पुलिस दोबारा आ गई है। निहाल भाई, एक बात मैं भी ऐड कर दूं, हमने FIR दर्ज करवाना चाहिए, जो हमारी FIR थी, आपको पता है आप भी वकील हैं, वो नहीं दर्ज होने दी गई। वो कहते हैं हो गई है, नहीं, जो हम दर्ज करवाना चाहते थे, वो कहते हैं जो आपने कहा है। नो। जी निहाल साहब, क्या ये फेयर है कि उनकी मर्जी की FIR भी दर्ज नहीं होने दी जा रही? कानून बता दें इसके ऊपर निहाल भाई। देखिए, सबसे पहले तो मैं शौकत भाई को कहूंगा कि 47 जब ये कहते हैं तो मुझे हंसी आती है। फॉर्म 47 के तहत ही इनके KP की हुकूमत कायम है, और फॉर्म 47 के तहत ही इनके लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिबादे में पार्लियामेंट में बैठे हैं। तो फॉर्म 47 के तो आप भी है जिम्मेदार। फॉर्म 47 के बगैर तो आप इलेक्शन जीत नहीं सकते। तो मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू अच्छी बात नहीं है। देखिए, माजी में ये हुआ है
जब JIT बनाया गया साकिब निसार के दौर में, JIT नहीं था, वो जजेस यूनियन थी, जिसमें शौकत सिद्दीकी को रिलीफ नहीं दिया गया। ये कह रहे ना हमारे दौर में कुछ नहीं हुआ, यूनियन बन गई थी इनके हक में। शौकत सिद्दीकी सिटिंग जज थे, उस वक्त इनकी हुकूमत थी। फिर क्या हुआ? जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, हम छोड़े जज तो छोड़े, इनकी अहलिया को, उनकी अहलिया को ऐवान सदर से बैठ के, ऐवान वजीर आजम से बैठ करके जिस तरह से तमाशा बनाया गया, वो देखने वाली बात है। जिस तरह से रेफरेंस पे रेफरेंस आते रहे, वो कहते हैं जज और जुडिशरी पे हमला। ये आप आर्टिकल 19 और 19A के तहत पार्लियामेंट में या कहीं भी आप बात करते हैं, और अगर आप किसी का नाम नहीं लेते हैं तो फिर, मगर मैं समझता हूं हमें अपने लिमिट पे रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें पाकिस्तान के ऊपर, इसके अवाम के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें समझना चाहिए हमारी जिम्मेदारी क्या। रऊफ हसन पे अगर किसी ने हमला किया है, गलत है। किसी भी शहरी के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं होने, मगर FIR के अगर आपको शिकायत है तो आप फर्दर स्टेटमेंट देंगे, 161 में जाएंगे, 164 में जाएंगे, उस वक्त आप अपना इंक्लूड कर दीजिएगा। अगर आप किसी को, पंजाब के किसी एहलकार को, आप किसी पुलिस को, किसी और को इम्प्लीकेट करना चाहें करें, मगर आपकी FIR तो कट गई ना मेरे भाई। अब जब एविडेंस पे आप जाएंगे तो इम्प्रूव कर लीजिएगा आप। एविडेंस स्टेज पे इंक्लूड हो सकता है, सही, बड़ी कानूनी बात उन्होंने बताई है निहाल साहब। नहीं। और अभी तो आप अपना निहाल भाई सुनिए, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप बड़े वकील हैं, मैं छोटा वकील हूँ। हमारा मौक़िफ़ निहाल साहब ये कहते हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन अगर हो रही है तो बतौर हुकूमत आपके लिए लम्हा फिक्रिया नहीं होनी चाहिए। और बसरा साहब कह रहे हैं आप लोग पलट के क्या कर रहे हैं, आप मजीद कहते हैं काले कवानीन उन्होंने कह के मुखातिब किया, आप लेके आ रहे हैं, जिसमें ये हद तक इज्जत कानून है जो पंजाब हुकूमत लाई है, और बहुत कुछ हो रहा है। 24 घंटे गुजर गए, अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया। जो चाहे बोल सकते हैं, उन्होंने तो आटे के भी कह दिया, मगर भूल गए कि इनके दौर में आटा पहले गंदुम एक्सपोर्ट किया गया, फिर इंपोर्ट कर लिया गया। ये अपने दौर को भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं मतीउल्लाह जान को, ये भूल जाते हैं असद अली तूर को, ये भूल जाते हैं अपने दौर के तशद्दुद को, ये भूल जाते हैं पीका कानून को, ये भूल जाते हैं कि इन्होंने मियां नवाज शरीफ के घर पे भी तोड़ फोड़ और ट्रैक्टर और बस और कंटेनर और क्रेन लेके पहुंचे थे। ये भूल जाते हैं कि हमजा साहब के भी घर के बाहर जो कुछ किया गया, ये भूल जाते हैं। देखिए, माजी से हमें सीखना चाहिए, तारीख हम इसीलिए पढ़ते हैं कि माजी से हम सीखें। और मैं समझता हूँ किसी की चादर और चार दीवारी की पावाली नहीं होनी चाहिए, किसी बेकसूर को पकड़ा ना जाए, किसी कसूरवार को छोड़ा ना जाए। मगर फिर एक बात कहूंगा, इमरान खान साहब पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के मसाइल और हैं। इमरान साहब के मसाइल उनके वकीलों के साथ है, उनके मुकदमात के साथ है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बसरा साहब, क्या जो अभी उन्होंने कहा ना, इससे पहले भी कहा है निहाल साहब ने कि आप लोग ऐसा दिखाते हैं कि जैसे बानी PTI खान साहब का जो मसला है वो पूरी कौम का मसला है, सारे सब कुछ अपना छोड़ दें और सिर्फ वहीं पर फोकस करें। मोना, आपको कुछ शक रह गया कि इमरान खान पाकिस्तान नहीं है? आपने कौन सा हरबा इस्तेमाल नहीं कर लिया पार्टी को ख़त्म करने के लिए? निशान छीन लिया, कहा गया इमरान खान की हिस्ट्री, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ली गई। चौथे नंबर के खिलाड़ियों ने, खंबे को टिकट मिला, लोगों ने क्या कहा, जान अल्लाह दी वोट खानदा। शौकत बसरा आपके सामने बैठा है, मेरे सुप्रीम कोर्ट से, रियाल भाई जरा सुनिएगा, मेरे सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल होते हैं, टोटल 8 दिन मेरे पास हैं, कैंपेन करने नहीं दी गई, गांव का हल्का है, लोगों ने मुखालफों की गाड़ियां, मुखालिफ के कैंप से पर्ची ली और अंदर जाकर या कना बदो या कनस्ताइन 1 लाख से वो इलेक्शन जीत के बैठा हुआ जो रिमोट एरिया है। इसके बाद आपको पाकिस्तान में कौन सा लीडर चाहिए? निहाल साहब, क्विक रिस्पांस टू दिस, आपको और कोई सबूत चाहिए? सब कुछ करके देख लिया भाई, पाकिस्तान में बैठा हूं मैं, आवर डिक्टेटर इजाजुल्लाह को जिता दिया गया वहां से। निहाल भाई, हमीद साहब के साथ मिलकर जो बोया था वही आपने काटा है ना। और ऐसे मियां नवाज शरीफ मर गए, डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर। नवाज, चले निहाल भाई, एक चैलेंज है, मियां नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का हल्का खोल दे, सब हल्के छोड़ दे, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज का हल्का खोल दे। कर सकते हैं केपी का पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज से, मरियम नवाज डिलीवर कर रही है, आपका वजीर आला धमकी दे रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिलीवरेंस एंड डेंजर डिलीवरेशन, बहुत फर्क है। आप सियासत नहीं करते, आप जो है एक आदमी की जाती फौज के और उसके जाती तो लोग हो सकते हैं, पाकिस्तान के आप जिम्मेदारी और बात नहीं करते। आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे डे फर्स्ट से। आपके लोगों के वैसे यूएई का वीजा खत्म हो रहा है कि आपने वहां जुलूस निकाल दिया, वहां मुजाहरे किए। आज पाकिस्तान का गरीब खबर करेगा क्योंकि PTI के लोगों ने यूएई में एक चैलेंज है। और
निहाल भाई एक बात कहूँ, निहाल भाई गलत सुन रहे हैं। चैलेंज निहाल भाई, मियां नवाज शरीफ का था ना, वहाँ क्या सी, एक तो बात सुन लें, बात तो आप इबादत गाहों को नहीं छोड़ते, आप पार्लियामेंट। अच्छा मेरी बात तो सुन ले मेरे प्यारे भाई। राइट, बहुत दिलचस्प बहस है लेकिन वक्त खत्म है। निहाल भाई चैलेंज है मियां नवाज शरीफ का और मरियम बीबी का हल्का खोल दें। 25 करोड़ लोग टैक्स पेयर हैं, कॉमन मैन है, आप नहीं है बारिश। वो ये कह रहे हैं कि आप कम से कम ये तो माने ना 47 पे ही आपके भी तो लोग बने हैं, सारे जो जीते हुए हैं वो 47 जीते हुए हैं। ये कौन सा हल्का हमसे खुलवाना चाहते हैं? चैलेंज है, कोई हल्के पे हाथ रखे, हल्का खोलना है। ये इंशाल्लाह किसी और बहस के लिए रखते हैं, किसी और वक्त के लिए। अभी वक्त की किल्लत है और दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।